में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम क्या होता है ये देखिए। तो बोर ने क्या बोला था कि जब एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक निश्चित पाथ में यानी कि सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। कहाँ? न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कहाँ पे? अपने निश्चित कक्षाओं में। इसको अपन ने पढ़ा था, बोर का जब मॉडल पढ़ा था तो इनको नाम दिया था ऑर्बिट, कक्षा, या फिर बोला था KLMN। तो देखिए इनमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये जब अपने ही कक्ष में यानी कि K इसका कक्ष है, तो ये जब अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही सेल में जब चक्कर लगा रहा होता है, तो ये एनर्जी को ना तो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा और ना ही अवशोषित करेगा। यानी कि इसमें ना तो एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर सकता और ना ही एनर्जी को एमिट कर सकता। यह है अपनी स्टेबिलिटी, यानी कि इसकी जो ऊर्जा है वो निश्चित है और ये क्या है, अपनी ही कक्ष में स्थायी है। बट जब इसको एक नंबर से, जैसे इसको नाम दिया 1, 2, 3 और 4, ये एक नंबर सेल से जैसे सेकंड में जा रहा है, सेकंड सेल में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी जब ये कहाँ जाएगा, इस सेल में जाएगा। ये सेकंड से थर्ड में भी जा सकता है, फर्स्ट से थर्ड में भी जा सकता है, सेकंड से थर्ड में भी जा सकता है, और ये फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, ये इनफाइनाइट पे भी जा सकता है। जितनी इसको एनर्जी मिलती है ये वहां तक क्या करता है सेल, और इलेक्ट्रॉन चला जाता है। बट ये जहां पे भी इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे ये अनस्टेबल हो जाता है और वहां से ये वापस क्या करता है, मूव करता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी कक्षा में आता है तो ये एनर्जी का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ये जैसे ही एनर्जी को बाहर निकालेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, उत्सर्जन करेगा, वो जो एनर्जी होगी वो अपन को क्या दिखाई देगी, स्पेक्ट्रा के रूप में दिखाई देगी। और वो ही स्पेक्ट्रा नाम दिए थे लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। तो देखिए सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, तो स्पेक्ट्रम समझ में आए कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ही कक्ष में चक्कर लगा रहा है तो ना तो एनर्जी को अवशोषण करता है ना ही एनर्जी उत्सर्जित करता है। बट जब वो एक अपनी कक्ष से दूसरे कक्ष में जाता है तो वो एनर्जी का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। और जब इसको बोलते हैं अपन यानी कि लो एनर्जी लेवल, जैसे ये एक नंबर है n इक्वल्स टू फर्स्ट और n इक्वल्स टू सेकेंड, ये है लो एनर्जी लेवल। ये लो एनर्जी लेवल है और इसको बोलेंगे हाई एनर्जी लेवल। ये हाई एनर्जी लेवल है। जब इलेक्ट्रॉन यानी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। बट जब हाई से क्या आएगा, लो एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। और ये जो उत्सर्जित एनर्जी है ये अपन को किस में दिखाई देती है, स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है। इसे ही बोला जाता है स्पेक्ट्रम। और ये पढ़ेंगे अपन हाइड्रोजन एटम में ये कैसे दिखाई दिए थे। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम क्यों दिया, क्योंकि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल पे क्या की, जैसे ही एनर्जी डाली तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से निकल के और क्या चला गया, इनफाइनाइट पे चला गया। वहां से जब अनस्टेबल हुआ तो एक नंबर में आया। ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। जबकि ये क्या है, ये एक भाग, बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये डायग्राम कहाँ से आया। ये जो डायग्राम है ये यहीं से आया है। जैसे इसको काट के ये कर लिया, ये वाला जो डायग्राम है यही क्या है, ये डायग्राम है। तो देखिए सबसे पहले ये न्यूक्लियस है, ये n इक्वल्स टू क्या है,
एक नंबर सेल है, फर्स्ट नंबर सेल है, n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और इनफाइनाइट तक है। अब बोर के मॉडल में एनर्जी अपन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली थी कि जो एनर्जी होती है वो एक नंबर सेल की होती है -13.6 Z²/n²। ये अपन पढ़ चुके हैं, यानी कि वीडियो नंबर जो 08 है बोर का मॉडल, उसमें अपन ने ये पढ़ लिया है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, n1 है, तो ये जो n1 है यानी कि एक नंबर कोष है। जब इलेक्ट्रॉन एक नंबर कोष से इनफाइनाइट पे जाता है, तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन गया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे अनस्टेबल होता है। और जब ये अनस्टेबल हुआ वापस क्या करेगा, एक नंबर सेल में आएगा। एक नंबर सेल में आ रहा है तो ये है अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, यानी कि उत्सर्जित कर रहा है। वो अपन को एक स्पेक्ट्रा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए, सेकंड नंबर सेल में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो या इनफाइनाइट में हो, आ कहाँ रहा है, एक नंबर सेल में आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक नंबर सेल में आ रहा है तो इसको नाम दिया जाता है लाइमन। क्या नाम दिया जाता है, लाइमन सीरीज। ये है लाइमन सीरीज। अब देखो सब 2 नंबर से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है, फिफ्थ से भी, सिक्स से भी और इनफाइनाइट से भी। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए बट आ कहाँ रहा है, एक नंबर में आ रहा है, तो इसको नाम क्या दिया जाता है, लाइमन सीरीज। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, जैसे इनफाइनाइट से आए, 6 से आए, 7 से आए, कहीं पे भी आए, बट आ कहाँ रहा है, जब सेकंड वाली सेल में आ रहा है तो इसको नाम दिया जाता है बाल्मर सीरीज। बाल्मर भी बोलते हैं, बाल्मर भी बोलते हैं। ये है बाल्मर सीरीज, यानी कि कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, n इक्वल्स टू 2 में आ रहा है। और जब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3 में आ रहा है, इसको नाम दिया जाता है पास्चन। क्या नाम दिया जाता है, पास्चन। जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से या कहीं से भी आ रहा हो बट कहाँ आ रहा है, फोर्थ नंबर में आ रहा है, नाम दिया जाता है ब्रैकेट। इलेक्ट्रॉन जब फिफ्थ में आ रहा है तो क्या नाम दिया जाता है, फंड। और इसको नाम दिया जाता है हम्फ्री। क्या नाम दिया जाता है, हम्फ्री। देखिए लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज। यानी कि ये क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की सिचुएशन बता रही है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, एक नंबर सेल में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 5 में, 6 में, 7 में, एंड कहीं पे भी जो आ रहा है उस हिसाब से क्या दिया जाता है, इनको ये सीरीज के नाम दिए जाते हैं। अब क्या होता है, ये जो लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, इनके अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे अपन ने पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, पढ़े थे अलग अलग रीजन कि एक्सरे में क्या होता है, गामा रे में क्या होता है, कॉस्मिक में क्या होता है, रेडियो वेव में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट का कितना रीजन होता है। तो वही जो लाइमन जो सीरीज है ये कहाँ आती हैं, ये अल्ट्रावायलेट में आती हैं। यानी कि इनका जो रीजन होता है वो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट होता है। और जो बाल्मर सीरीज होती हैं ये विजिबल में आती हैं। यानी कि ये जो बाल्मर सीरीज है ये अगर मैं कहूं कि दर्श्य प्रकाश जो है, यानी कि जो अपन को दिखाई देता है, विजिबल जो होता है, जो दिखाई दे रहा है, वो ओनली और ओनली क्या है, एक ही सीरीज है, उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जब बोर का मॉडल आया था उससे पहले बाल्मर सीरीज की क्या हो गई थी, खोज हुई थी। यानी अपन को पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि इन सब सीरीज में से सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई, पहले कौन सी सीरीज खोजी गई थी, तो सबसे फर्स्ट जो थी वो बाल्मर सीरीज को खोजा गया था। और जो बाल्मर सीरीज है वो कहाँ आती है, विजिबल रीजन में आती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बट एग्जाम में पुट होते हैं कि लाइमन सीरीज है वो कहाँ है, आती है तो अल्ट्रावायलेट में आती है। बाल्मर सीरीज है वो कहाँ आती है, तो विजिबल सीरीज में आती है।
और जो बाकी के जितने भी बच गए यानी कि ये जितनी भी सीरीज हैं ये सब क्या आती हैं, IR में आती हैं, इंफ्रारेड में आती हैं। और बाकी हम्फ्री जो है यानी कि ये है अपना हम्फ्री, ये कहाँ आता है, ये फार IR में आता है। बस इतना याद रखना है, लाइमन कहाँ है, अल्ट्रावायलेट में, बामर कहाँ है, विजिबल में, बाकी कहाँ आ रही है, IR में, और हम्फ्री कहाँ आ रहा है, फार IR के अंदर। अब देखिए ये जो सीरीज है यानी कि एक बार दोबारा, लाइमन कहाँ है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, फर्स्ट नंबर सेल में आ रहा है। बामर क्या है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए बट आए कहाँ पे, सेकंड वाले में आए, कहीं से भी आए थर्ड में आए। तो देखिए इनके N1 और N2 अपन को पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में आगे अपने काम आते हैं कि N1 क्या होते हैं और N2 क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो सीरीज है लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, इनमें कैसे देखते हैं कि जैसे ये लाइमन सीरीज है, ये बामर सीरीज है, ये पास्टन है, ये ब्रैकेट है, और ये क्या है, फंड है, और ये हम्फ्री है। लाइमन के लिए अगर N1 देखें और N2 देखें तो देखिए N1 क्या होता है, N1 वो सीरीज है, वो जो वो सेल है जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है लास्ट में। तो N1 लाइमन के लिए क्या होगा, 1 होगा। तो लाइमन के लिए अगर मैं बात करूं N1 की तो क्या होता है, 1 होता है। बट N2 की बात करूं तो N2 क्या होता है बच्चों, N2 होता है कि कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, 2 नंबर से आ रहा है। देखिए 2 नंबर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 से आ रहा है, तो ये N2 कितना हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपना कहीं से भी आ सकता है, इनफाइनाइट से भी आ सकता है। अब बात करते हैं बामर की, तो बामर में क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों बामर में है N1 की बात करते हैं तो N1 क्या होगा, 2 होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, वो N1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है। तो देखिए N1 होगा इसका 2, और ये क्या होगा N2, 3, 4, 5, और कितना भी हो सकता है, 6 इनफाइनाइट तक कितना भी हो सकता है। अब अपन बात करते हैं पास्टन की, तो वही पास्टन में N1 इक्वल टू कितना है, 3। देखो कैसे है, N1 3 क्यों बोला मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ कहाँ रहे हैं, 3 नंबर सेल में आ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन 3 नंबर सेल में आ रहे हैं तो N1 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और कहाँ से आ रहे हैं, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 4 नंबर से आ रहा है, फिर 5, 6, 7 या कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब देखिए ब्रैकेट की अगर बात करें तो ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में N1 की वैल्यू अगर अपन लें तो 4 आएगी। 4 क्यों आएगी, देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, बट आ कहाँ रहा है, आ रहा है 4 नंबर सेल में। तो जब 4 नंबर सेल में आ रहा है तो N1 क्या हो गया, 4, और N2 क्या हो गया, 5, 6, यानी पहला इलेक्ट्रॉन 4 से आ रहा है, 6, 7 दिया इनफाइनाइट। ऐसे ही अपन बात करें पास्टन की तो इसमें N1 हो जाता है 4 और ये हो जाएगा 6, 7, 8 या इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए लाइमन, बामर, पास्टन, इनके लिए सबसे पहले N1 और N2 की वैल्यू। तो N1 क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, तो N1 सबका यही होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है। तो लाइमन में N1 में आ रहा है, बामर में 2 में आ रहा है, पास्टन में 3 में आ रहा है, ब्रैकेट में 4 में आ रहा है, और फंड में 5 में आ रहा है, और हम्फ्री जो है उसमें 6 में आ रहा है। ये 7, 8 ये हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों N2 क्या होता है, N2 वो नंबर है कि कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जो N2 है लाइमन में क्या है, N2 2, 3, 4, 5, 6 ये है। तो देखिए लाइमन के लिए N2 की वैल्यू 2, 3, 4 लिखी है, और बामर के लिए 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6। समझ गए होंगे कि N1 वो वैल्यू है, यानी कि वो नंबर है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, और N2 है कि कहाँ से आ रहा है। अब देखिए एक फॉर्मूला है
कि सबसे पहले अपन को ये वेवलेंथ यानी कि लैम्डा ज्ञात करना होता है। तो लैम्डा ज्ञात करने के लिए देखो कौन सा फॉर्मूला है। लैम्डा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिया था रिडबर्ग ने 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। आर क्या है, जिसने दिया है यानी कि रिडबर्ग ने दिया था, तो आर रिडबर्ग कांस्टेंट होगा और आर की वैल्यू रिडबर्ग ने दी थी 109677, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 109700। जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। n1 क्या है, n1 जैसे आपको बोला जाए बामर के लिए बताइए तो n1 क्या होगा, बामर के लिए 2 होगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। और इसके लिए 2 क्या होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो n2 क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, और n1 क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है। अगर पूछा जाए पास्टन के लिए n1 क्या है, तो पास्टन के लिए n1 क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर तो एक फॉर्मूला ये है, इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, वेवलेंथ ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर एक वेवलेंथ की बात करूं तो सबसे पहले अपन देखें कि लाइमन के लिए अपन को निकालना है। आर की वैल्यू मैं इधर लिख देती हूँ। आर जो है रिडबर्ग कांस्टेंट होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए बच्चों, अगर आपको कहा जाए कि आपको लाइमन के लिए निकालना है, यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है सेकंड सेल से कहाँ आ रहा है, फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो देखिए अपन क्या निकालेंगे 1/लैम्डा इक्वल्स टू, और ये है क्या, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए लिया अपन ने। हाइड्रोजन एटम है, n2 क्या है 2 है और n1 क्या है 1 है। अब देखिए r की वैल्यू लिखने की अभी जरूरत नहीं है। z क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। n1 क्या है, n1 है 1 का स्क्वायर, यानी कि कहाँ आ रहा है n1 में, लाइमन में आ रहा है। फिर क्या है n2, तो n2 कितना है 2 का स्क्वायर कर दें। अब देखिए बेटा अपन को वेवलेंथ निकालनी है, यानी कि लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा निकालने के लिए अपन आर की काम आती है अपने वैल्यू, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। अगर अपन शॉर्ट ट्रिक से निकालें तो अपन को याद करो डायरेक्ट ही 1/r की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम में। तो देखिए इसके लिए कैसे काम आएगा 1/r, डायरेक्ट अपन वैल्यू अगर याद रख लेंगे तो अपने बहुत शॉर्ट हो जाएगा ये निकालना। तो r रिडबर्ग कांस्टेंट, एक क्या लिया मैंने, हाइड्रोजन एटम के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो 1 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब 1/ क्या है 1 का स्क्वायर, तो ये जब सोल्व करेंगे तो आएगा 1/1 माइनस 1/4। अगर इसको सोल्व कर रहे हैं तो 4 और 4 माइनस 1 इक्वल्स 3/4। अब देखिए जो 3/4 आ रहा है तो यहाँ पे अपना है 1/लैम्डा इक्वल्स टू r, और ये कितना आ गया अपना 3/4। बट अपन को 1/लैम्डा नहीं कैलकुलेट करना, अपन को क्या चाहिए लैम्डा चाहिए। तो जब अपन को लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 4/3 और r, ये वैल्यू क्या होगी 4/3 और r। जब ये 4/3 हुई तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या 4/3 इंटू 1/r, और 1/r की वैल्यू मैंने क्या बताई है 911 एंगस्ट्रॉम। तो अपन क्या कर लेंगे 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम, और फिर इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे, और जो आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा अपना लैम्डा की वैल्यू, यानी कि लाइमन के लिए क्या हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी। अगर इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 304 के समथिंग है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 16 1
यानी कि ये आएगा 12 16। ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 1216, यानी कि 12 16 क्या आ रही है, ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ रही है। ये इसकी वेवलेंथ हो गई। ऐसे ही अपन सभी की वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, n1 की वैल्यू वही 1, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो क्या रख देंगे यहाँ पे, 1 तो है, 3 का स्क्वायर रख देंगे। तो जब 3 का स्क्वायर रखेंगे यही मल्टीप्लाई करके, यानी कि अपन को याद रखना है 1/r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम। रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रख सकते हैं, बट जो अपन को इस न्यूमेरिकल में सोल्व करने के लिए काम आ रही है वो 1/r की वैल्यू आ रही है डायरेक्ट। एक क्वेश्चन ये आता है इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इनमें अपन को पूछा जाता है कि जैसे कोई भी कहीं से भी, यानी कि मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन 5th नंबर की सेल में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 5th नंबर सेल में है, और 5th से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 4 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 2nd में आ रहा है, और वहां से कितनी लाइन क्या होंगी, काउंट होंगी, यानी कि टोटल लाइन अपन को क्या होती है, पूछी जाती है। तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और है, वो अपन और सोल्व कर लेते हैं। पूछा जाता है जैसे कि n = 6, n = 6 है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन 1st नंबर में आ रहा है तो टोटल लाइन कितनी होगी। तो टोटल लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-1/2। तो जब अपन को n दे दिया, n कितना है, 6 है, तो n 6 है, तो n की जगह अपन रखेंगे 6 -1/2, तो कितना हो जाएगा 5, और अपॉन 2 30/2 कितना आएगा 15। यानी कि जो टोटल लाइन आ रही है अपनी, टोटल लाइन आएंगी वो कितनी आ रही है, 15 आ रही है। या तो लेंथ निकालती है या तो वेवलेंथ पूछी जाती है कि लैम्डा क्या है। तो जब लैम्डा पूछी जाती है तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला है 1/λ, 1/λ होता है r(z²) 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। या फिर अपन से क्या पूछा जाता है, टोटल लाइन पूछी जाती हैं। तो जब टोटल लाइन पूछी जाती हैं तो n-1 × 2। यहाँ पे जरूरी नहीं 6 ही ले, यहाँ पे 5th भी ले सकता है, यानी कि 5 लिया तो 5 = 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 4/2, यानी कि क्या आ जाएंगी 10 लाइन आ जाएंगी। तो कहीं से भी पूछे अपन को ये 2 क्वेश्चन इसमें सोल्व करने हैं। सबसे पहले देखिए लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड होती क्या है, एक बार और, कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है बट आ कहाँ रहा है, 1st नंबर सेल में आ रहा है तो लाइमन बोलेंगे, 2nd में आ रहा है बामर बोलेंगे, 3rd में आ रहा है पास्टन ब्रैकेट फंड और हम्फ्री बोलेंगे। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि लाइमन सीरीज जो होती है कौन से रीजन में आती है, अल्ट्रावायलेट में, बामर है वो विजिबल में, पास्टन है वो IR में, ब्रैकेट IR में, फंड IR में, और जो हम्फ्री होती है वो कहाँ आती है, IR में आती है बट फार IR में आती है। तो देखिए बच्चों जो ये है अपना क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें।